रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। गिरता ना कभी चेतक पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रही अरिमस्तक पर ये आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली, जो तनिक हवा से बाघ हरी लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप का ऐसा था। अभी महाराणा प्रताप का इतिहास सुनिए। भारतीय इतिहास में राजपूतों का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणकुंभों ने देश के जाति, धर्म तथा स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य हैं जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है। मेवाड़, जिसको दूसरे नाम से महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, घुमाण प्रथम महाराणा हम्बीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। ऐसा है सारे साथियों हमारा महाराणा प्रताप का इतिहास। सवाल यह उठता है साथियों कि महानता की परिभाषा क्या है। आज लोगों को महानता की परिभाषा ही नहीं पता है। महानता की परिभाषा क्या है? अकबर हजारों लोगों की हत्या करके महान कहलाता था। ध्यान देना साथियों मेरी बातों पर। अकबर हजारों लोगों की हत्या करके महान कहलाता था और महाराणा प्रताप हजारों लोगों की जान बचाकर भी महान नहीं कहलाते। दरअसल हमारे देश का इतिहास अंग्रेजों और कम्युनिस्टों ने लिखा है। उन्होंने उन लोगों को महान बनाया जिन्होंने भारत पर अत्याचार किया या भारत पर आक्रमण करके उसे लूटा, भारत का धर्मांतरण किया और उसका मान मर्दन कर भारतीय गौरव को नष्ट किया। मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया साथियों, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कितने लोग हैं जिन्हें अकबर की सच्चाई मालूम है? क्या बता सकते हैं? कितने लोग हैं जिनको अकबर की सच्चाई मालूम है और कितने लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग और संघर्ष को जाना? महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली में तुर्क सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे देश में फहराना चाहता था साथियों। इसके लिए उसने पता नहीं कितने ही अन्याय किए। उसने नीति और अनीति दोनों का सही सहारा लिया। 30 वर्षों तक लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी न बना सका, चाहे अकबर कितना ही महान हो। चलिए हम आज जानने वाले हैं महाराणा प्रताप का इतिहास। तो शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप के जन्म से। महाराणा प्रताप का जन्म साथियों 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, लेकिन उनकी जयंती हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। उनके पिता महाराजा उदय सिंह और माता रानी जीवत कंवर थीं। वे राणा सांगा के पौत्र थे, यानी कि होता बच्चों, राणा सांगा के वो नाती थे। सॉरी मेरे बच्चों ने कर गया। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका नाम लेकर पुकारा करते थे। महाराणा प्रताप का निकनेम था साथियों कीका। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार प्रति वर्ष ज्येष्ठ मास, जिसको हम अपनी भाषा में ज्येष्ठ बोलते हैं, जेठ महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है, यानी कि तीज को मनाई जाती है। इस बारे साथी ये था इनका जन्म की कहानी। जब महाराणा प्रताप बड़े हुए तो बच्चों उनका राज्य अभिषेक हुआ। बार बार मैं बच्चों प्रयोग कर रहा हूँ तो सॉरी चाहता हूँ उसके लिए। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक गोकुंडा में हुआ था। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अकबर के भयभीत होकर मेवाड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला था और उदयपुर को अपनी राजधानी नहीं बनाया था। हालांकि तब मेवाड़ भी उनके अधीन ही था। महाराणा प्रताप उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय
अपने छोटे पुत्र को गद्दी सौंपती थी, जो कि नियमों के विरुद्ध था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूतों का सरदार 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया गया। 1 मार्च 1576 को उनके राजधानी उदयपुर थी, राज्य सीमा मेवाड़ थी, यानी कि राज्य की जो सीमा थी मेवाड़ से लगी हुई थी। 1568 से 1597 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उदयपुर पर यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा विचार कर तथा सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर को छोड़कर कुंभलगढ़ और गोकुंडा पहाड़ी इलाके के बीच अपना केंद्र बनाया। दोबारा से बोल रहा हूँ, कुंभलगढ़ और गोकुंडा पहाड़ी के बीच अपना केंद्र बनाया। प्यारे साथियों, हर एक कुल के एक कुल देवता होते हैं। महाराणा प्रताप के भी एक कुल देवता हुए थे। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। सिसोदिया, उनके कुल देवता एकलिंग महादेव थे। जय हो महादेव जी की। एकलिंग महादेव थे। मेवाड़ के राणाओं के आराध्य देव एकलिंग महादेव का मेवाड़ के इतिहास में बहुत महत्व है। एकलिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया और एकलिंग की मूर्ति की स्थापना की, यानी कि प्रतिष्ठा कह सकते हैं आप या स्थापना कह सकते हैं। साथियों, एक थे महाराणा प्रताप के इतिहास में जगमल सिंह। राजा उदय सिंह की भटियानी रानी का पुत्र था जगमल सिंह। राजा उदय सिंह की 2 रानियां थीं, तो भटियानी रानी का पुत्र था उदय सिंह। उदय सिंह का अपनी समस्त रानियों में से भटियानी रानी पर सर्वाधिक प्रेम था। इसी कारण उन्होंने भटियानी रानी के पुत्र जगमल सिंह को प्रताप सिंह पर वरीयता प्रदान कर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। प्रताप सिंह यानी महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जेठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र उनके महाराणा प्रताप थे, तो उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप थे। उन्होंने अपनी मृत्यु के समय जगमल को राजगद्दी पर सौंप दी। उदय सिंह की यह नीति गलत थी, क्योंकि राजगद्दी के हकदार महाराणा प्रताप थे। प्रजा तो महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। जगमल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हुई। प्यारे साथियों, जगमल ने राज्य का शासन हाथ में लेते ही घमंडवश जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जगमल बेहद डरपोक और भोगी विलासी व्यक्ति था। यह देखकर महाराणा प्रताप जगमल के पास गए और एक भाई होने के नाते उसे समझाया और कहा कि अत्याचार करके कभी प्रजा से संतुष्ट मत करो, यानी कि अत्याचार करके कभी आपकी प्रजा संतुष्ट नहीं होगी। समय बड़ा नाजुक है, अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ये कहा महाराणा प्रताप ने। साथियों, ये बात जगमल सिंह को बुरी लग गई। उसने इस बात को अपनी शान के खिलाफ समझा। गुस्से में उसने कहा, तुम मेरे बड़े भाइयों सही है, परंतु स्मरण रहे तुम्हें मुझे उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ राजा होने के नाते मैं ये आदेश देता हूँ, ये जगमल सिंह ने कहा था, मैं राजा होने के नाते ये आदेश देता हूँ कि तुम आज ही मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाने का प्रबंध करो। सोचिए साथियों, महाराणा प्रताप पर क्या बीती होगी। लेकिन महाराणा प्रताप चुपचाप वहाँ से चल दिए। प्रताप अपने अश्वागार में गए। अश्वागार यानी कि जहाँ घोड़े बंधे रहते हैं, और घोड़ों की जीन कसने की आज्ञा दी। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा था चेतक। सारे साथियों में फिर से दोहराना चाहूँगा, रणभीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रणभीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। साथियों, क्या घोड़ा था, क्या चीज थी। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। चेतक के तन पर कभी राणा प्रताप का कोड़े मारने की जरूरत नहीं थी, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, यह आसमान पर घोड़ा था जो तनिक हवा से बाघली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली मुड़ी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। आइए साथियों, दोबारा से इतिहास पे आते हैं। महाराणा उदय सिंह के निधन के पश्चात मेवाड़ के समस्त सरदारों ने एकत्र होकर महाराणा प्रताप सिंह को राजगद्दी पर आसीन करवाया था।
महाराणा प्रताप का राज्य कुंभलगढ़ के राज सिंहासन पर किया गया। इसके पश्चात उधर जो जगमल सिंह था नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चले गए। यानी कि जगमल सिंह क्या हुआ, नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चला गया, क्योंकि वहाँ की जनता ने प्रताप को बादशाह घोषित कर दिया। बादशाह ने उनको जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान कर अपने पक्ष में कर लिया। उसके पश्चात बादशाह ने जगमल सिंह को सिरोही राज्य का आधा राज्य प्रदान कर दिया। इस कारण जगमल सिंह की सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा से दुश्मनी उत्पन्न हो गई और अंत में सन 1583 में हुए युद्ध में जगमल सिंह ही उनके काम आए। यानी कि जगमल सिंह पर उन्होंने पहले से ही अपना कर्जा बढ़ा दिया, तो उनके वो काम आए युद्ध में। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वह घोड़ा दुनिया के सबसे घोड़ों में से एक था, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, जिसका नाम चेतक था। महाराणा प्रताप तब 72 किलो का कवच, ध्यान देना साथियों, 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। जरा टोटल करो, 72 किलो का कवच और 81 किलो का भाला और कवच सहित ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर साथियों 208 किलो वजन, 208 किलो का वजन उठाकर महाराणा प्रताप युद्ध लड़ा करते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। यहाँ हम पे 2 किलो वजन नहीं उठाया जाता है। इस वजन के साथ रणभूमि में दुश्मनों से पूरा दिन लड़ना मामूली बात नहीं थी। अब सवाल यह उठता है कि जब वे इतने शक्तिशाली थे तो अकबर की सेना से वे 2 बार पराजित क्यों हुए। साथियों आज ऐसा इतिहास सुनाने जा रहा हूँ, यदि आप इसको पूरा सुनते हैं तो वास्तव में आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस देश में जितने भी देशभक्त राजा हुए उनके खिलाफ उनका ही कोई अपना जरूर रहा, यानी कि विभीषण रहा। जयचंदों के कारण देशभक्तों को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि हमारे ही जो आसपास के जो सहयोगी थे, हमारे घर परिवार के लोग, उन्होंने ही विदेशी लोगों का साथ दिया, तब जाके हमारे जो हिंदुस्तानी महान राजा थे वो हारे थे। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए, कभी अकबर मेवाड़ को जीत नहीं पाया, ये मैं टाल ठोक के कह सकता हूँ। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप अन्य राजाओं की तरह उसके कदमों में झुक जाए। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। कई बार सैनिक अभियान शुरू किया, महाराणा प्रताप को घेरने की कोशिश की। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया और उसको पटकी लगाई, हराया उसको। मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने वीरता और शौर्य का परिचय दिया। क्या ये कम नहीं था साथियों? आज हम अपने इतने महान महाराणा प्रताप को भूलते हुए जा रहे हैं। साथियों ध्यान दीजिए आगे। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। अकबर भी घबराया करता था, ये कैसी युद्ध रणनीति है इसकी। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी हुई गूगल यानी कि गुलाम बेगमें उनको सम्मान पूर्वक वापस भेज दिया करता था। युद्ध में जो बेगमें वो जीत लिए करते थे उनको वो अपना गुलाम नहीं रखा करते थे, शत्रु को लौटा दिया करते थे। गलत नीति, गलत विचार, गलत सोच नहीं थी। इस योद्धा ने साधन सम्मति होने पर भी दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया और जंगल के कंद मूल खाकर लड़ते रहे। माना जाता है कि इस योद्धा की मृत्यु पर अकबर की आंखें नम हो गई थीं। अकबर भी रोया था। अकबर ने भी यह कहा था, देशभक्त हो तो ऐसा। ये थी महाराणा प्रताप की मानता। अकबर ने कहा था, इस संसार में सभी नाशवान हैं। राज्य और धन किसी भी समय नष्ट हो सकता है, परंतु महान व्यक्तियों की ख्याति, महान व्यक्तियों का जो उन्होंने कष्ट झेला, महान व्यक्तियों का नाम इस देश से, इस दुनिया से कभी खत्म नहीं हो सकता। महाराणा प्रताप धन और भूमि को छोड़ दिया, परंतु उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंद के राजाओं में वही एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपनी जाति के गौरव को बनाए रखा। प्यारे साथियों, और भी राजा थे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन सभी ने अकबर के सामने सर झुकाया अपना। केवल और केवल हमारे प्यारे महाराणा प्रताप ऐसे थे जिन्होंने कभी अकबर के सामने सर नहीं झुकाया। प्यारे साथियों, इसी के बाद मेवाड़ पर आक्रमण होता है। अकबर के द्वारा कई आक्रमण किए गए, उसी में एक आक्रमण है मेवाड़ का। अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बंदूक खाने, युद्ध की नवीन पद्धति, जानकारों से युक्त सलाहें, गुप्तचरों की लंबी फहरिस्तीन, कूटनीति के उपरांत भी जब तुर्क बादशाह अकबर समस्त प्रयासों के बाद भी महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा, तो उसने आमेर के महाराजा भगवान दास के भतीजे कुंवर सिंह, जिसकी बुआ जोधा ब्याही थी, जो अकबर को ब्याही थी,
को विशाल सेना लेकर साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने के लक्ष्य के लिए उनको साथ भेजा। मान सिंह की सेना के समक्ष डूंगरपुर राज्य अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका, क्योंकि मान सिंह एक थोड़ा सा शक्ति में थोड़ा सा डूंगरपुर से ज़्यादा था। इसके बाद कुंवर मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर पहुँचे। मान सिंह महाराणा प्रताप को ये कहने पहुँचे, मान सिंह ने उन्हें अकबर की जो अधीनता थी उसको स्वीकार करने के लिए कहा, एक सलाह दी, लेकिन प्रताप ने दृढ़तापूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सामना करने की घोषणा भी कर दी। बोले मैं स्वाधीनता उनकी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मान सिंह के उदयपुर से खाली हाथ आ जाने के बाद बादशाह ने अपनी करारी हार समझी तथा अपनी विशाल मुगलिया सेना को मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में आखिरकार 30 मई 1576 दिन था साथियों, बुधवार। सुबह सुबह की बात है, प्रातःकाल था। हल्दी घाटी के मैदान में विशाल मुगलिया सेना और रणक्वांकुड़ी मेवाड़ी सेना मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक तरफ मुगलिया सेना, एक तरफ मेवाड़ी सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुगलों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ की भूमि पर उमड़ पड़ी। टिड्डी होते ना, एक बहुत सारी टिड्डी आते ऐसे टिड्डियों की तरह उमड़ पड़ी। उसमें मुगल राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति मावत खां, आसफ खां और महाराजा मान सिंह के साथ शहजादा सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से जाना जाता है, वो भी उस मुगल वाहिनी का संचालन कर रहा था। इस युद्ध में मुगल सेना की संख्या इतिहासकार 80,000 से लेकर 1 लाख तक बताते हैं साथियों। कंपैरिजन करना, कहाँ मेवाड़ी सेना 20,000, कहाँ मुगल सेना 80,000 से 1 लाख तक। इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। यानी कि इतनी बड़ी सेना के भी दांत खट्टे कर दिए। लगभग 5 गुनी सेना थी और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। विकट परिस्थिति में झाला सरदारों के एक वीर पुरुष ने उनका मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया और मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया। यानी जिस व्यक्ति ने अपने सर पर मुकुट धारण किया था, उसी व्यक्ति को मुगलों ने महाराणा प्रताप समझ लिया और वे उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने राणा को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान कर दिया। यानी कि जिसको मुगल सेना महाराणा प्रताप समझ रही थी, वो कोई और व्यक्ति था, उसकी आड़ में महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गए। इस असफलता के कारण अकबर को बहुत गुस्सा आया। असफलता अकबर की थी साथियों यहाँ पे, क्योंकि अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ भी नहीं पाया था, छू भी नहीं पाया था। तब तुर्क बादशाह अकबर स्वयं विक्रम संवत 1630 में शिकार के बहाने इस क्षेत्र में अपने सैन्य बल सहित पहुंचे और अचानक ही महाराणा प्रताप पर ढाबा बोल दिया। प्रताप ने तत्कालीन स्थितियां और सीमंत साधनों के समझ कर स्वयं को पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित किया। महाराणा प्रताप ने जाना कि मेरे पास साधन है नहीं लड़ने के लिए, तो पहाड़ी क्षेत्र में अपने आप को थोड़ा छुपा लिया। लघु तथा छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से शत्रु सेना को हतोत्साहित कर दिया। यानी कि छोटा युद्ध और छापामार युद्ध से महाराणा प्रताप ने लगातार अपनी रणनीति बनाए रखी। एक बार के युद्ध में महाराणा प्रताप ने युद्ध में अपने धर्म का परिचय दिया और युद्ध में एक बार शाही सेनापति मिर्जा खान के सैन्य बल ने जब समर्पण कर दिया था, तो उसके साथ में शाही महिलाएं भी थीं। तो शाही महिलाओं को उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, पकड़ा नहीं, बंदी नहीं बनाया। महाराणा प्रताप ने उन सभी के सम्मान को सुरक्षित रखते हुए आदरपूर्वक मिर्जा खां के पास पहुंचा दिए गए, जितनी भी महिलाएं युद्ध में पकड़ी गई थीं। इसके बाद साथियों अकबर फिर भी नहीं जीत पाता महाराणा प्रताप को। फिर अकबर का जहांगीर के साथ युद्ध होता है। बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मान सिंह के 80,000 की सेना का सामना किया। फिर भी साथियों 4 गुनी सेना थी। इसमें अकबर ने अपने पुत्र सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से जाना जाता है, सलीम को युद्ध के लिए भेजा था। जहांगीर को भी मुंह की खानी पड़ी और वह भी युद्ध का मैदान छोड़ भाग गया। बाद में सलीम ने अपने सेना को एकत्र कर फिर से महाराणा प्रताप पर दोबारा से आक्रमण किया। इस बार भयंकर युद्ध हुआ साथियों। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय जो घोड़ा था चेतक,
वो घायल हो गया था। साथियों, चेतक के बारे में वो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसका व्याख्यान कर पाऊँ, क्योंकि चेतक घोड़ा ही नहीं, एक महान व्यक्तित्व था। राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुगलों का मुकाबला किया, परंतु मैदानी तोपों तथा बंदूकधारियों से सुसज्जित शत्रु की विशाल सेना के सामने समूचा पराक्रम निष्फल रहा। साथियों, शत्रु के पास बंदूक थी, तोप थी, हमारी महाराणा प्रताप सेना के पास ऐसा कुछ नहीं था। युद्ध भूमि पर उपस्थिति 22,000 राजपूत सैनिकों में से केवल 8,000 जीवित सैनिक युद्ध भूमि से किसी प्रकार बचकर निकल पाए। महाराणा प्रताप को जंगल में आश्रय लेना पड़ा। साथियों, इस कहानी में सबसे ज़्यादा मुझे एक कैरेक्टर सबसे प्यारा लगता है, तो वो है मेरा चेतक। चेतक के पराक्रम का क्या कहना। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय घोड़े का नाम बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं साथियों इस कहानी का जो टाइटल है वो चेतक देना चाहता हूँ। चेतक बहुत ही समझदार और स्थिति को पल में भी भांप जाने वाला घोड़ा था। उसने कई मौक़ों पर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। फिर से साथियों में वही लाइनें दोहराना चाहूँगा। रण भीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से वाघली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली मुड़ी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। साथियों, राणा प्रताप की जो आँख की पुतली है वो भी नहीं मुड़ा करती थी जब तक चेतक मुड़ जाया करता था। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान प्रताप अपने पराक्रमी चेतक पर सवार हो पहाड़ की ओर जा रहे थे, तब उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे। चेतक ने तेज रफ्तार पकड़ ली, लेकिन रास्ते में एक पहाड़ी नाला बह रहा था। पहाड़ों का भी जो नाला होता है। युद्ध में घायल चेतक फुर्ती से उसे लांघ गया, परंतु मुगल उसे पार ना कर पाए। जो चेतक था वो महाराणा प्रताप को लेकर उस नाले को लांघ गया। चेतक नाला तो लांघ गया साथियों, पर अब उसकी गति धीरे धीरे कम होती जा रही थी, क्योंकि उसके पैर में लग गई थी युद्ध के दौरान। पीछे से मुगलों के घोड़ों की टापें भी सुनाई पड़ी। उसी समय महाराणा प्रताप को अपनी आवाज़ सुनाई पड़ी, ओ नीला घोड़ा रे असवार। ये साथियों मेवाड़ी लोकगीत है। नीला घोड़ा रे असवार, ये मेवाड़ी लोकगीत। प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक ही अश्वारोही दिखाई पड़ा, और वह था उसका भाई शक्ति सिंह। शक्ति सिंह प्रताप के साथ व्यक्तिगत विरोध ने उसे देशद्रोही बनाकर अकबर का सेवक बना दिया था, और युद्ध स्थल पर वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ रहा था। जब उसने नीले घोड़े को बिना किसी सेवक के पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा तो शक्ति सिंह भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा था। लेकिन शक्ति सिंह ने दोनों मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ साथियों, शक्ति सिंह ने अपना एक भाई होने का फर्ज निभाया। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चाहे आप अपने भाई से कितनी भी लड़ते हों, लेकिन जब उसको ज़रूरत हो आपकी, तो आप भी उसको भाई होने का फ़र्ज़ निभाएं, जो कि शक्ति सिंह ने निभाया। जीवन में पहली बार दोनों भाई प्रेम के साथ गले मिले थे। इस बीच चेतक ज़मीन पर गिर पड़ा, और जब प्रताप उसकी काठी को खोलकर अपने भाई द्वारा प्रस्तुत घोड़े पर रख रहा था, चेतक ने प्राण त्याग दिए। बड़ा दुखनीय समय था। बाद में इस स्थान पर एक चबूतरा खड़ा किया गया, जो आज तक उस स्थान को इंगित करता है, यानी कि उस स्थान को बताता है कि यहाँ पर महान चेतक की मृत्यु हुई थी। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद एक समय पहाड़ों और जंगलों में ही व्यतीत हुआ साथियों, क्योंकि समस्याएं, कुछ परिस्थितियां कुछ समय ऐसी थीं। अपनी गोरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी, फिर भी इतना साहस था उनके अंदर। अपनी गोरिल्ला युद्ध जो नीति थी उससे अकबर को कई बार पराजित किया। महाराणा प्रताप से तोड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। महारानी सुकुमार राजकुमारी और कुमार घास की रोटियां जंगल खा कर साथियों अपना समय गुजारा करते थे। इतना हमारे पूर्वजों ने इतनी कुर्बानियाँ दी। अरावली की गुफाएं ही उनका आज आवास थी। सिलाई सैया थी। महाराणा प्रताप को अब अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों को चिंता सताने लगी थी। छोटे छोटे बच्चे थे साथियों महाराणा प्रताप के राज्य में। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप
किसी भी तरह अकबर का अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन ये उनको स्वीकार नहीं था। अधीनता स्वीकार करने का मतलब अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप दीन ए इलाही धर्म अपना लें जो मुस्लिमों का होता है। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तक कई प्रलोभन संदेश भी भिजवाए, कई उसे लालच दिया, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अडिग रहे। प्रताप राजपूत की आन बान व सम्राट, हिंदुत्व का वह गौरव, सूर्य संकट, त्याग तप में अडिग रहा। धर्म के लिए, देश के लिए, अपने सम्मान के लिए तपस्या वंदनीय है ऐसे महापुरुष की। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप से राज्य में रहने की गुजारिश की, आसपास के जो छोटे राजा थे, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा वह महलों की रोटियां, महलों का सुख, महलों में कोई भी ऐसो आराम नहीं लेंगे, यानी कि महलों में निवास नहीं करेंगे। स्वादिष्ट भोजन को त्याग, कंदमूल, फल, घास से पेट भरा करते थे, लेकिन अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने ठान रखा था। जंगल में रहकर ही महाराणा प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचान कर छापामार युद्ध पद्धति से अनेक बार मुगल सेना को कठिनाइयों में डाल दिया। मुगल सेना भी बड़ी घबराई हुई रहती थी। महाराणा प्रताप इतनी पावरफुल क्या चीज़ थी, क्या व्यक्ति था, जितनी बड़ाई करो उतना ही कम, शब्द नहीं मेरे पास उनकी बड़ाई करने के लिए। बाद में मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने महाराणा प्रताप के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी। भामा शाह ने 20 लाख अरसपियाँ और 25 लाख रुपये महाराणा प्रताप को भेंट में प्रदान किए। महाराणा प्रताप इस स्पिरिचुअल संपत्ति से पुनः सैन्य संगठन में लग गए, दोबारा से अपनी सेना खड़ी करने लगे। इस अनुक्रम सहायता से प्रोत्साहित होकर महाराणा ने अपने सैन्य बल का पुनर्गठन किया तथा उनकी सेना में नवजीवन का संचार हुआ, एक नया जीवन आने लगा। महाराणा प्रताप ने पुनः कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा स्थापित किया। शाही फौजी द्वारा स्थापित स्थानों और ठिकानों पर अपना आक्रमण जारी रखा। अपने कुछ फौजी को ये कुछ लगा रखे थे, उनके द्वारा लगातार अकबर की सेना पर आक्रमण जारी रहा। मुगल बादशाह अकबर ने विक्रम संवत 1635 में एक और विशाल सेना शाहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ भेजता ही रहता था, नया कोई काम नहीं था। इस विशाल सेना के कुछ स्थानीय मदद के आधार पर वैशाख कृष्ण 12वीं को कुंभलगढ़ और केलवाड़ा पर कब्जा कर लिया गया तथा गोकुंदा और उदयपुर क्षेत्र में लूटपाट की गई। ऐसे में महाराणा प्रताप ने विशाल सेना का मुकाबला जारी रखते हुए अंत में पहाड़ी क्षेत्र में पनाह लेकर स्वयं को सुरक्षित रखा और चावंड और पुनः कब्जा प्राप्त कर लिया। यानी कि चावंड एक स्थान था, चावंड पर पुनः कब्जा कर लिया। शाहबाज खान आखिरकार खाली हाथ पुनः पंजाब अकबर के पास पहुंच गया, फिर भी महाराणा प्रताप से कोई टच नहीं हो पाया। मुगल सेना का एक भी सैनिक महाराणा प्रताप को टच नहीं कर सका साथियों, सैकड़ों बार आक्रमण करने के बाद। चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा प्रताप ने अपने समस्त दुर्गों का शत्रु से पुनः उद्धार कर लिया, उद्धार यानी दोबारा से ले ली। उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। विचलित मुगलिया सेना के घटते प्रभाव और अपनी आत्मशक्ति के बूते पर महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया दोबारा से। इतनी कम सेना, संसाधनों की कमी होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने ये सब कर दिखाया। कितना साहस रहा होगा, कितना सकारात्मक विचार रहे होंगे, सोचिए साथियों। इसके बाद मुगलों ने कई बार महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को चावंड में हुई। भारतीय कम्युनिस्टों और अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में सिकंदर की तरह अकबर को महान सम्राट बना रखा है, लेकिन सत्ता और धर्म के नशे में चूर अकबर की सच्चाई को आज नहीं कल स्वीकार करना ही होगा। महान तो महाराणा प्रताप थे, जिनको एक तुर्क ने भारतीय राजाओं के साथ मिलकर हर तरह से झुकाने या मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने आत्मविश्वास को बचाए रखा और कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। प्यारे साथियों, ये था हमारे महाराणा प्रताप का इतिहास। प्यारे साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।